तो आइए हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि लाइट से जुड़ा हुआ क्लास 10th का है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। आइए इस टॉपिक को पूरी तरीके से डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। बट इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक आपको चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। तो ये आप देख रहे होंगे कि जो पेन है वो उसको मैंने ग्लास में वाटर भर के और उसको पेन को डिप कर दिया है। तो यहाँ पे जो इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इस इंटरफेस पे जो आपका लोअर पार्ट है वो थोड़ा रेज किया हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक इंटरफेस है। क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस क्या करता है? दो मीडिया को सेपरेट करता है। सपोज दैट हम नीचे वाले मीडिया को मैंने मान लिया कि वाटर है, ऊपर वाले मीडिया को मैंने मान लिया क्या है? एयर। क्लियर? अब यहां पे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे एंड दिस लाइन इज डिफाइंड एज नॉर्मल। क्लियर? अब यहां पे क्या करती है, एक लाइट यहां पे आके फॉल करती है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्लियर? अब ये इंसिडेंट रे जब आके इस सरफेस पे स्ट्राइक की, इट मींस अभी ये एयर में ही है। अब ये कहां जा रही है? किस मीडिया में? वाटर वाले मीडिया में। इट मींस ये आपका मीडिया कैसा होता है? रेयर मीडिया होता है। क्लियर? और ये मीडिया कैसा मीडिया होता है? डेंसर मीडिया होता है। क्लियर? तो जब ये डेंसर मीडिया में जाती है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो जाती है। समझ में आया? तो इसलिए इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? अब ये जो एंगल फॉर्म करता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो एंगल फॉर्म होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंगल आई को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा यहां पे एंगल आर है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब कुछ ये बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट कहता क्या है कि whenever the light goes from rarer media to denser media or denser media to rarer media, it either bend towards the normal or away from the normal। या तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी और या तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। एंड दिस फेनोमेना इज बेसिकली व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो हम यहां पे लिख रहे हैं व्हेन लाइट pass from one media to another clear? अब ध्यान दीजिएगा, either it bend towards the normal or away from the normal। क्लियर? या तो लाइट नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाएगी या तो नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। एंड दिस फेनोमेना इज बेसिकली व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो देखते हैं वो बेसिकली आपके नेचर में ये सारी फेनोमेना होती रहती है। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है ना? तो और पेंसिल अगर जैसे मैंने पेन डिप किया था तो हल्की टेढ़ी दिख रही थी, वैसे अगर किसी भी पेंसिल को डालोगे तो वो टेढ़ी दिखेगी। वो भी किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपको सनराइज होता है वो अर्ली थोड़ा हो जाता है और जो सनसेट होता है वो थोड़ा डिले में होता है। दिस फेनोमेना इज आल्सो बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सो व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? यहां पे हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर?
अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, पहला लॉ क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे, ध्यान दीजिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइव इन द सेम प्लेन। इट मींस मैं लिख रहा हूं यहां पे इंसिडेंट रे कामा रिफ्रैक्टेड रे and the normal all lie in the same plane। क्लियर, दिस इज अवर फर्स्ट लॉ। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो है पहला लॉ। और दूसरा लॉ क्या कहता है कि द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द ratio of sine of angle of refraction is constant, and this is known as refractive index of the given media. This is called refractive index। क्लियर, तो बेसिकली क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्नेल्स लॉ बोलेंगे। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली जो n/1 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए इसको जरा, इसको मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, समझिएगा। n/1 मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर, मतलब है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 2 पहले लिखा हुआ है और 1 बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और अगर यही कहीं n/1 लिखा होता तो इसको क्या पढ़ते, कब पढ़ते, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर, माइक चेक कर रहा था, एक्चुअली कभी कभी आवाज चली जाती है तो रिकॉर्डिंग करना जो है वो वेस्ट हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे n/1 लिखा हुआ है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, एंड n/2 इज व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। क्लियर, अब इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका होता है ना, ये कई तरीके से कई बुक में अलग अलग लिखा होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा n/1 यहां पे लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, या हम इसको बेसिकली n यहां पे 2 और यहां पे 1 लिख दिया, या इसको हम कुछ इस तरह भी लिखते हैं n/1 लिखते हैं, या बेसिकली इसको कुछ इस तरह n/1 लिखते हैं। समझ में आया? सो दीज हैव बेसिकली ऑल द मीनिंग ऑफ दिस इज सेम, सबका मीनिंग सेम है। क्यों? क्योंकि जस्ट n से 2 अटैच है। इस 2 को देखो आप, क्या इस 2 की पोजीशन बदल रही है? नेवर। तो अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर, समझ में आ गया? अब बात करते हैं, वैसे तो 2 ही लॉ होते हैं, आपने जनरली सुना होगा 2 ही लॉ, बट एक लॉ और होता है, ये जो आप डेफिनेशन पढ़े थे वो भी एक लॉ होता है कि जब भी कोई लाइट किसी डेंसर मीडिया से रेयरर में जाती है या रेयरर से डेंसर में जाती है तो ईदर इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये भी एक लॉ होता है, दिस इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको 3 लॉ, आपने 3 लॉ लिख दिया है तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि जनरली अक्सर हम लोग एग्जाम आते हैं तो उसमें फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ लिख के चले आते हैं। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसको भी हम समझ लिए और जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है बेसिकली उसको भी हम समझ लिए। अब ध्यान दीजिएगा जरा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली होता है n = c/p। दिस इज द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लाइट, जहां पे c क्या होता है, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर, और जो आपका v होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट
इन एनी मीडियम, ध्यान दीजिएगा, ये किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है। जैसे वाटर में गया तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होगा, अगर एल्कोहल में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट इन एल्कोहल होगा। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कि जो n होता है वो ऑलवेज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और ये हमेशा n से बड़ा होता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि c इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। क्योंकि देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडिया में जाओगे तो वो डिक्रीज कर जाती है। क्लियर? तो चाहे आपने डायमंड ले लिया उसमें और कम हो जाएगी, अगर आपने वाटर लिया तो उसमें कम हो जाएगी। इट मींस हम किसी भी मीडिया में चलते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। इसी वजह से माना जाता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था और अगर पूछा जाता है तो इजीली आप फाइंड कर लोगे कि बेसिकली होता क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा सिंपल है, n इज इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन b। ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है n वो किसी मीडिया की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब यहां पे मैं इस रिलेशन को, इस जो फिगर बना हुआ है इससे मैं कोरिलेट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है। चलिए ये मान लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी 1 है और इसकी 2 है। बोलो, यही तो है। अब यहां पे क्या है कि n इज इक्वल टू हम जानते हैं c अपॉन b होता है, बेसिकली यही होता है। अब अगर हम लिखें n to 1, ध्यान दीजिएगा n to 1 का मतलब हो गया n2 अपॉन n1। क्लियर? मतलब 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। इतनी बात समझ में आती है? अब ध्यान दीजिएगा कि n2 बेसिकली क्या है? अब n इज इक्वल टू c अपॉन b है, तो यहां से अगर हम n1 निकालें तो c अपॉन b1 आएगा। क्यों? b1 माना कि जो b1 है वो कहां पे है? एयर में है, और b2 हमारा क्या है? कहां पे है? वो वाटर में है। क्लियर? तो यहां पे n2 इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन b2। भाई दोनों की वैल्यू यही तो होगी, n की n1 की वैल्यू c अपॉन b1, n2 की वैल्यू c अपॉन b2। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन b2 डिवाइडेड बाई c अपॉन b1। अब यहां से n21 की वैल्यू क्या आएगी? तो बेसिकली आएगी कि जब ये ऊपर जाएगा दैट इज c अपॉन ये आएगा b2 और इंटू b1 अपॉन c। तो c से c कैंसिल, दैट इज n21 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान दीजिएगा, या हम ये कह सकते हैं बेसिकली यहां से इस रिलेशन को और डिफाइन करते हैं कि n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ध्यान दीजिए इसको, दैट इज n इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से एक बात हमको समझ में आती है कि देखो n2 क्या है? 1 अपॉन b2 के इक्विवेलेंट है, और n1 क्या है? n1 को अगर ऊपर ले जाए तो b1 नीचे आएगा। दैट इज n1 इज इक्वल टू 1 अपॉन b। दैट इज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट होता है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां एक बात हमें समझ में आ जाती है कि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? n इज बेसिकली 1 अपॉन b, और b क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडिया, वाटर में है, डायमंड में है, किसी में भी है। तो एक चीज समझ में आती है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, और इसका वाइस वर्सा, मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो ये डिक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज कर रही है तो ये इंक्रीज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको वीडियो पूरा प्रॉपरली समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस छोटे से एफर्ट में आप अपना भी एफर्ट लगा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल शेयर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे देन प्लीज स्किप दैट वीडियो। थैंक यू।